यस सर। ओके, तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 4 अकेली सोमा बुआ यानी कि मनु भंडारी के द्वारा लिखी गई बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी हृदय को छूने वाली ऐसे वृद्धावस्था या अकेलेपन के अंदर बूढ़े लोग किस तरह से रहते हैं। एक बार हम अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम में जाएंगे या घर के बुजुर्ग को एक बार देखेंगे तो हमें जरूर पता चलेगा। काफी सारे अच्छी विचार लेकर हमेशा लेखक और कवि अपना बात समाज तक पहुंचाते हैं और ये समाज के अंदर कायम हो जाए उसके लिए हमें यानी कि शिक्षकों को चुना जाता है कि वो बच्चों तक ये बात पहुंचा दे। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 अकेली, जो कि मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखा गया है स्टैंडर्ड 12 एंड सब्जेक्ट हिंदी के अंदर। आज हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे 4-5 वाक्य में उत्तर लिखना है। जब भी हम उत्तर लिखते हैं तो आपको आगे भी बताया गया था, वापस से मैं बता रहा हूँ कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक जो है दैट इज प्रस्तावना होगा, जिसके अंदर हम लेखक जी के बारे में या लेखिका के बारे में, अगर आपको याद नहीं रहता है कि लेखक, लेखिका, कवि, कवियत्री, नाट्यकार क्या लिखे, देन आपको सीधा लिखना है जो कर्ता उसको कॉमन ले लेते हैं, कृति वो भी कॉमन हो जाता है। तो कर्ता का नाम लिखिए, कृति का नाम लिखिए एंड साहित्य प्रकार के बाद आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन और आपका आंसर सही में चेकर को भा जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सोमा बुआ की पारिवारिक समस्या क्या थी, है ना, परिवार की समस्या क्या थी। तो सोमा बुआ के परिवार में वो और उसके पति देव, जिसको यहाँ पर सन्यासी जी कहा गया है, वो दोनों थे। सोमा बुआ का एक बेटा भी था जिसका नाम हरखू था, परंतु उसकी मृत्यु में यानी कि जवानी के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके पति को बेटे की मृत्यु का ऐसा सदमा यानी कि दुख पहुंचा कि वे सोमा बुआ और ये घर संसार गांव छोड़कर अब उसके पति देव सन्यासी हो गए और हरिद्वार जाके रहने लगे। पिछले 20 सालों से सोमा बुआ अब यहाँ पर अकेली यानी कि एकाकी जीवन बिता रही है। एक छोटी सी कोठरी के अंदर से जो मामूली सा किराया आता है, नीचे के साइड में कोठरी एक छोटा सा कमरा है और वहां पर वो किराए पे चढ़ा रखा है और उसका जो किराया आता है उससे सोमा बुआ अपने 2 समय की रोटी निकाल लेती है। सन्यासी जी महाराज साल में 1 आध महीने घर पे आते हैं और वो भी एकदम रूखे सूखे मन के स्वभाव के हैं, सो सोमा बुआ से कम ही बात करते हैं। सोमा बुआ के प्रति उसका स्नेह भी अब कम है। पति पत्नी में अक्सर कहा सुनी यानी कि बहस हो जाती है और उसके आने के समय सोमा बुआ अपने आस पड़ोस में रहने वाली खासकर राधा भाभी के साथ अपनी बातचीत और मिलना जुलना थोड़ा सा कम कर देती है। बुआ पति देव को 2 मीठे बोल के लिए भी तरस जाती है। इस तरह से सन्यासी जी को बिना बुलाए अगर सोमा बुआ किसी के घर पे जाती है या पड़ोस में कोई कार्यक्रम में जाती है, शामिल होती है, उसको बिल्कुल ही पसंद आता नहीं है। इस प्रकार सोमा बुआ का पारिवारिक जीवन समस्या से भरपूर है और जीवन के अंदर अकेलापन है, पतिदेव के साथ उसका रूखा स्वभाव है, ये इसमें बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो लिखा है ना इस प्रकार, ये आपका लास्ट पैराग्राफ होगा और बाकी जो सारे पॉइंट्स है वो आपके मेन पैराग्राफ में जाएंगे। खास याद रखिए जो मेन शब्द होते हैं, जैसे समझ लो कि यहाँ पर मृत्यु है, हरिद्वार है, सन्यासी जी महाराज है, तो वहां पर आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए ताकि जो चेकर है उसको इजीली ये सारे वर्ड मिल सके और आपका आंसर उसके दिमाग में तुरंत उतरे और आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, नाउ सीधे चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है सोमा बुआ ने संबंधी यानी कि समधी के यहाँ पर ब्याह में जाने के लिए क्या क्या तैयारियां की थी। तो सोमा बुआ के स्वर्गीय देवर, जो कि 25 साल पहले देवर जी की मृत्यु हो गई है, परंतु वो देवर जी जो है उसके ससुराल की कोई लड़की की शादी गांव के अंदर होने वाली थी। सोमा बुआ के गांव में रहने वाले जो थे वो उसके रिश्तेदार थे। सोमा बुआ के पति ससुराल वाले के साथ समधी लगते हैं, इसलिए उसके साथ कोई ना कोई रिश्ता या रुचि उसको बिल्कुल भी सन्यासी महाराज को नहीं थी। परंतु सोमा बुआ हमेशा रिश्ते निभाने में हमेशा आगे रहती है। वो लड़की को उपहार देने के लिए भी पीछे हट नहीं करती है। उसका अच्छा उपहार लाने के लिए वो उसके पास पैसे नहीं है, पर फिर भी उसके एक लौते बेटा जो कि मर चुका है, उसकी एकमात्र याद के हिसाब से जो अंगूठी है वो अंगूठी भी वो बेच देती है ताकि उस लड़की को उपहार दे सके।
सोमा बुआ वह अंगूठी के 5 रुपये पड़ोसन राधा को देकर उसमें से चांदी का श्रृंगारदान, एक खूबसूरत सी साड़ी और ब्लाउज का कपड़ा मंगवा लेती है। उन्होंने चूड़ी वाले के पास से हरी और लाल चूड़ियां भी खरीदी ताकि वहां पर जाए और अच्छी लगे। साथ में उसके पास जो पुरानी साड़ी है उसके ऊपर पीला रंग लगा दिया ताकि वो साड़ी भी बहुत ही अच्छी और लुभावनी लगे। उन्होंने उपहार की सारी सामग्री, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल और थोड़े बताशे एक थाली में सजाकर सारी तैयारियां कर रखी थी। इस प्रकार सोमा बुआ ने समधी के यहाँ पर ब्याह में जाने की पूर्ण तैयारी की थी। इसके बाद हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से है कि सोमा बुआ का चरित्र चित्रण कीजिए। दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। एंड हाँ, बोर्ड के लिए भी ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अपने ऑन वर्ड में भी लिख सकते हो, पर खास याद रखें आप कम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो सोमा बुआ बड़ी ही जीवंत महिला है। जवान पुत्र के मृत्यु के बाद सदमे में पतिदेव घर बार छोड़ के सन्यासी हो गए, पर फिर भी सोमा बुआ ने किसी तरह से दुख नहीं लिया। 20 वर्ष तक अकेले मानसिक कष्ट को भोगती रही। अकेलेपन की असह्य पीड़ा के अंदर भी वो आसपास में रहने वाले गांव वालों के साथ अपनी खुशियां और उसकी गमी के अंदर शामिल होती, उसके आयोजनों में बिना पूछे चली जाती और प्रेम पूर्वक शामिल होकर उसको अपनाती थी। केवल शामिल ही नहीं होती थी, वो उसको इस तरह से मेहनत करती थी जैसे उसके घर का ही आयोजन हो। कई बार तो सोमा बुआ की कुशलता के कारण से पड़ोसी के घर में होने वाले आयोजन सफल हो जाते थे, और वहां पर जो उसके आयोजक होते थे उसकी बद यानी कि शर्म, यानी उसकी जो इज्जत उड़नी चाहिए थी वो भी बच जाती थी। आयोजक उसका आभार भी मानते थे। सोमा बुआ अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती थी। वो दूसरे रिश्तेदार के साथ संबंध बनाने के लिए सोमा बुआ हमेशा अपना हौसला दिखाती और हमेशा कार्य करती रहती थी, परंतु रिश्तेदार की बेरुखी उसे हौसला देती और हमेशा इस कार्य को आगे ले जाती थी। ये हमेशा कार्य सोमा बुआ का रहता था, परंतु ये पात्र कुछ हद तक दयनीय पात्र बन जाता है कि हमें हमेशा दया आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। आगे बात करेंगे दैट इज टू लाइन आंसर में। टू लाइन आंसर में भी जिस तरह से मैंने आपको बताया कि या राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले गद्य का नाम लिखेंगे दैट इज अकेली, उसके बाद लेखिका का नाम लिखेंगे दैट इज मनु भंडारी, उसके बाद साहित्य प्रकार लिखेंगे कहानी, एंड देन आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि सोमा बुआ पिछले 20 सालों से कैसा जीवन व्यतीत कर रही थी। आंसर है सोमा बुआ का जवान बेटा चला गया यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गया। पतिदेव के वियोग के अंदर घर बार छोड़कर पतिदेव तीर्थवासी हो गए। घर में कोई और नहीं था। इस तरह से पिछले 20 सालों से सोमा बुआ अकेली रहती थी और एकाकीपन का जीवन व्यतीत करती थी। क्वेश्चन नंबर 2, सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर में कैसे प्रसंग पे पहुंच जाती थी और वो वहां पर क्या करती थी। तो उसका उत्तर है सोमा बुआ पड़ोस वालों के घर के अंदर, काउंट करिएगा, मुंडन, छठी, जनेऊ, शादी या गमी के कोई भी अवसर पे पहुंच जाती थी। गमी यानी कि जो बुरा प्रसंग होता है, किसी की मृत्यु हो गई है वगैरह वगैरह। तो 5 प्रसंग को याद रखना है, वापस से रिपीट करूंगा। मुंडन, छठी, जनेऊ, शादी या गमी के प्रसंग पे पहुंच जाती थी और वहां पहुंचकर वो, यहाँ पर एक मुहावरा इस्तेमाल किया है, छाती फाड़ फाड़ कर काम करती थी, यानी बहुत मेहनत और लगन से काम करती थी और ऐसा समझती थी कि जैसे वो दूसरों का घर नहीं है, उसका खुद का ही घर है। इस तरह से हमेशा काम करती रहती थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ के पति का व्यवहार कैसा था। तो सोमा बुआ के पति जो थे वो सन्यासी थे, हरिद्वार में रहते थे और साल में 1 महीने के लिए वो यहाँ पर गांव में रहने आते थे। वो महीने के अंदर भी स्नेहहीन व्यक्ति थे। वो बिल्कुल भी सोमा बुआ के साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे। उसके आने से सोमा बुआ का रोजमर्रा का जो क्रम होता था वो भी गड़बड़ा जाता था। सोमा बुआ का घूमना फिरना, दूसरों से मिलना जुलना सन्यासी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें किसी के यहाँ पर किसी कार्यक्रम में बिना बुलाए जाना भी पसंद नहीं था। वे सोमा बुआ से कभी मीठे 2 बोल भी नहीं बोलते थे। जब तक वे रहते तो सोमा बुआ का चेहरा हमेशा मुरझाया हुआ, उतरा या फिर दुखी रहता था। सोमा बुआ के पति उसके क्रोध भरी वाणी और कटु वचन के न्यौछावर करते रहते थे और इसमें बिल्कुल भी चुकते नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमा बुआ ने अंगूठी क्यों बेच दी? अंगूठी जो कि उसके मृत पुत्र की अंगूठी एकमात्र निशानी थी। तो सोमा बुआ अपने रिश्तेदार के बहुत लगाव करती थी। उसके दिवंगत यानी मृत देवर के जो ससुराल की किसी लड़की की शादी में उसे गांव में होने वाली थी। सोमा बुआ मानती थी कि देवर के मरने के बाद भी हमें हमेशा संबंध बनाए रखना चाहिए। लड़की वाले समधी ठहरे, इसलिए लड़की को कुछ देना हर्ज है। घर में पैसे नहीं थे, पर फिर भी उसने अपने मृत पुत्र की अंगूठी को बेचने यानी उसकी एकमात्र निशानी को भी वो बेच देती है, और उस अंगूठी से वो लड़की के लिए उपहार लेके आती है, इसलिए सोमा बुआ उस अंगूठी को बेच देती है। ठीक है। नाउ बात करेंगे और है टू लाइन आंसर और वन लाइन आंसर की बारी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है वन लाइन आंसर। अकेली कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बहुत इजी आंसर है, दैट इज सोमा बुआ। सोमा बुआ अपनी जिंदगी में किसके भरोसे काटती थी? तो हमेशा अड़ोस पड़ोस के भरोसे ही काटती थी। सोमा बुआ के बेटे का नाम क्या था? तो नाम था हरखू। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। सोमा बुआ किसके ब्याह का नोता नहीं मिला था? है ना? तो वो था उसके देवर के जो समधी थी, उसके वहां पर जो लड़की की शादी थी, उसका न्योता उसको नहीं मिला था। सोमा बुआ की छोटी सी डिबिया में कितने रुपये थे? तो उसका आंसर है 7 रुपये। ठीक है। तो ये हो गए वन लाइन आंसर। अब बात करेंगे एमसीक्यू। अकेली कहानी के लेखिका का नाम क्या है? बहुत ही इजी आंसर है, दैट इज मनु भंडारी। ठीक है। सोमा बुआ के पति क्यों तीर्थवासी हुए? क्योंकि उसका जवान बेटा मर चुका, उसके दुख के अंदर वो तीर्थवासी हो गए। सोमा बुआ की पड़ोसन का नाम क्या था? बहुत इजी है, दैट इज राधा भाभी। सोमा बुआ के मृत पति की एक मात्र निशानी क्या थी? दैट इज अंगूठी। तो ये है उसके पूरे उत्तर। हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और एक एमसीक्यू की लिंक डालेंगे जो कि गूगल फॉर्म में है। आप उसके अंदर से भी एमसीक्यू की टेस्ट दे सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि आपको ये चैप्टर कितना अच्छी तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपके मार्क्स भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ठीक है। नाउ बात करेंगे यहाँ पर और है एमसीक्यू जो आपको ध्यान से पढ़ने हैं और समझने हैं। ग्रीन कलर में जो दिया गया है वो उसके उत्तर है, उसको भी अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है। आशय स्पष्ट करो बार बार पूछा जाता है, पर ये कभी कभी पूछा जाता है दैट इज टू लाइन आंसर के अंदर। तो टू लाइन आंसर के अंदर ये जो है आपको लर्न करना है, जिसमें है अपने ही काम नहीं आएंगे तो कोई बाहर के सो आवेंगे नहीं। और दूसरा क्वेश्चन है एक काम गत से नहीं हो रहा था, अब घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो बताए, कभी किया हो तो जाने। ये दोनों डायलॉग्स हैं जो आपको अच्छी तरह से लर्न करके आपको टू लाइन आंसर में पूछेंगे तो वहां पर लिखना है। ना बात करेंगे सीधा ग्रामेटिकल पार्ट यानी कि पर्यायवाची, जो कि है सदमा का मतलब होता है आघात, एक रास्ता एकाकीपन, व्यवधान रुकावट, परिवर्तन यानी बदलाव, अंकुश यानी दबाव या नियंत्रण, अबाध यानी बेरोक टोक, स्वच्छंद यानी मुक्त, संबल यानी सहारा, शिथिल यानी ढीला या फिर मंद, सजीव यानी जानदार, सक्रिय यानी क्रियाशील, गुरूर यानी अभिमान, बिरादरी यानी भाईचारा, आक्रोश यानी कटुता, आश्वासन यानी दिलासा, पुलकित होना प्रसन्न होना, रौनक यानी झलसा, हंगामा यानी शोर, मिन्नत यानी विनती, अव्यक्त यानी अप्रगट होना, लाज यानी शर्म, आब यानी चमक, आयोजन यानी तैयारी, सिमटना यानी सिकुड़ना, पूट यानी हल्का मेला सा या मिलावट वाला, और अंगीठी का मतलब होता है सिगड़ी या फिर चूल्हा। ये हो गए समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द, ये आपको 3 मार्क्स में पूछेंगे। इसके बाद आता है विलोम शब्द यानी ऑपोजिट, बुढ़िया, युवती, वियोग, संयोग, अपना, पराया, सजीव, निर्जीव, सक्रिय, निष्क्रिय, नई, पुरानी, लेना, देना, अंत, आरंभ, बरोहना, बिखरना, नाराज, राजी, कोमल, कठोर, प्रगति, रुकावट, रौनक, बेरौनक, विधवा, सधवा, उत्साह, निरुत्साह, रईस, निर्धन, मृत, जीवित, शिथिल, मंद, भद्दी, सुंदर, प्रशंसा, निंदा, गम, खुशी, जवानी, बुढ़ापा, विश्वास, अविश्वास, बावली, समझदार, धूप, छाव या छाया, संयम यानी असंयम, ये सारे ऑपोजिट शब्द थे। इसके बाद है तत्सम शब्द,
तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो संस्कृत में से एज इट इज हिंदी में कॉपी हुए हैं, यानी कि 100% संस्कृत शब्द। एंड तद्भव शब्द जो 50-50 है, यानी संस्कृत से लिए तो गए हैं पर थोड़ा सा मॉडिफाई हिंदी ने किया है। जैसे आश्रा का होता है आश्रय, न्योता नियंत्रण, आंसू अश्रु, धर्म कर्म धर्म कर्म, ठंडी शीतल, वरस वर्ष, जतन यत्न। अब उसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय जो पीछे की साइड में लगता है, प से प्रत्यय, प से पीछे। जैसे एकाकी के पीछे लगा पन, तो पन इज अ प्रत्यय है, वर्ड बन गया एकाकीपन। स्वभाव के पीछे इक लगा, इक इज अ प्रत्यय, स्वाभाविक बन गया। उपसर्ग आगे लगता है, जैसे त्यक्ता के आगे परि लग गया तो बन गया परित्यक्ता, तो परि इज अ उपसर्ग। इच्छा के आगे प्रति लगाया तो प्रतीक्षा हो गया, योग के आगे वी लगाया तो वियोग हो गया, जीव के आगे स लगाया तो सजीव हो गया। उसके बाद है विशेषण पहचानना। कोई भी विशेषण पहचानना हो तो कैसा कैसी क्वेश्चन करो। जैसे यहां पर है देवरानी जी को मरे 25 बरस हुए, कितने बरस हुए तो के 25, तो 25 इज अ संख्यावाचक विशेषण। ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई, कैसी सांस निकल गई तो के ठंडी, तो ये है गुणवाचक विशेषण, बहुत ही इजी होता है। इसके बाद है शब्द समूह, बहुत सारे हैं, आप इसको शांति से समझिए। देखो, पति के जिससे त्याग कर दिया है ऐसी औरत को कहेंगे परित्यक्ता। सदा एक रूप ढंग से रहने वाली को कहेंगे एक रस्ता। कहना और सुनना, कहा सुनी। घर के भीतर का खुला भाग को कहेंगे आंगन यानी कंपाउंड। जिसमें जीव हो उसको कहेंगे सजीव। भोज में एक साथ खाने वाली पंक्ति को कहेंगे पंगार। घर में अन्न आदि रखने की जगह को कहेंगे भंडार। कड़वे बोल को कहेंगे कटु वचन। जो किसी रिश्ते से जुड़े हैं उसको कहेंगे रिश्तेदार। 7 दिन की अवधि को कहेंगे सप्ताह। पति के छोटे भाई को कहेंगे देवर। पति पत्नी के पिता को कहेंगे समधी। जिसका पति जीवित ना हो उसको कहेंगे विधवा। पति की बहन को कहेंगे ननंद। श्रृंगार की चीजें रखने वाली पेटी को कहेंगे श्रृंगार दान यानी कि मेकअप बॉक्स। इक्कन्नी दुअन्नी आदि सिक्के को कहेंगे रेजगरी। मिट्टी की तरह मेली मटमेली। साड़ी के सामान वाला छोर आंचल। जो व्यक्ति ना हुआ हो उसको कहेंगे अव्यक्त। जोर का कम होना कमजोरी। सबसे मेल जोल रखने वाला मिलनसारिता। सिंदूर रखने की डिब्बियों को कहेंगे सिंदूरदानी। घुला हुआ कपड़ा कड़ा करने के लिए मोड़ लगाना उसको कहेंगे कलेक। मेज पर बिछाया जाने वाला कपड़े को कहेंगे मेजपोश। ना समझ महिला को कहेंगे बावली कहीं की। कार्य करने वाला शुभ समय को कहेंगे मुहूर्त। इसके बाद है शुद्ध वाक्य रचना अशुद्ध वाक्य रचना। ये भी आपको 3 मार्क्स में पूछेंगे कि इसके अंदर आपको लिंग है, वचन है, विभक्ति के हिसाब से, कर्ता कर्म के हिसाब से गलतियां देंगे, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। और यहाँ पर है अशुद्ध और ये है उत्तर यानी कि शुद्ध। जैसे कि तुमने लाज रख ली, यहाँ पर लाज रख लिया लिख दिया है ना। उसके आंसू फिर बह चले, कहना सुनना चलता ही रहता, या फिर कहा सुनी चलती ही रहती है। मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। वे तुमको बुलाए बिना नहीं मानेगी। उसकी नजर अंगीठी पर गई। तो यहाँ पर गलत है और ये सही उत्तर है। ठीक है, अब बात करेंगे मुहावरे। इसमें बहुत सारे मुहावरे हैं एंड गारंटेड इस चैप्टर में से बहुत सारे मुहावरे पूछेंगे। जैसे यहाँ पर है आंखें बिछाना यानी स्नेह या आदर पूर्वक स्वागत करना। वाक्य सेंटेंस आप अपनी भाषा में भी बना सकते हो। जश मानना यानी उपकार मानना। बद्द उड़ जाना यानी बदनामी होना। लाज रखना यानी लज्जित होने से बचाना। टांग अड़ाना यानी किसी कार्य में बाधक बनना। मीठे बोल बोलना, प्यार से बातें करना। पल्ला पकड़ना यानी सहारा पाने के लिए किसी को पकड़ना। सिर पर बल जाना यानी नम्रता पूर्वक जाना। और है दिल धड़कना, चिंता या भय से व्याकुल होना। तो ये था हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम था अकेली। मन्नू भंडारी जी बहुत ही प्यारी लेखिका है जो ऐसे समाज को सुधारने वाले या समाज को सही नजरिए से देखने का कार्य में करवाती है। पर क्वेश्चन आंसर हमें अच्छे मार्क्स दिलवाते हैं। नेक्स्ट आपकी डिमांड है दैट इज ग्रामर समझाओ, तो वो रहेगा ग्रामर पार्ट का पहला वीडियो।
यानी हिंदी के अंदर जो आता है आपके अलग अलग ग्रामर, उसके बारे में जानकारी देंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।